हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस मैं करवा रही हूं। तो ये 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। इसके अलावा साइंस को मैं NCERT से भी पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 to 8 कंप्लीट पढ़ाऊंगी। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है और 7th की शुरुआत हो गई है। NCERT की वीडियो सुबह 9 बजे आती है और महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो रात को 9 बजे आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सिराओं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, सिराएं CO2 समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। सिराओं की भित्तियां मोटी होती हैं। और तीसरा लिखा है, सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। तो रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उन्हें सिराएं कहते हैं। तो इसमें जो पहला लिखा है वह सही है, क्योंकि ये CO2 समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। तो इसमें पहला तो सही लिखा है। दूसरे में लिखा है, सिराओं की भित्तियां मोटी होती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि सिराओं की जो भित्तियां होती हैं वह पतली होती हैं और धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। तो ये गलत हो गया। तीसरे में लिखा है, सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। ये भी सही है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है। तो इसमें आपका डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला लिखा है, जिंक एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय है। दूसरा है, कॉपर फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तीसरा है, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, परंतु एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता। और चौथा लिखा है, एल्युमिनियम फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन में से विस्थापित कर देती है। और यह जो अभिक्रिया होती है यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। का तीसरा विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, परंतु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, लेकिन एल्युमिनियम से कम है, इसीलिए ये एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, सौर परिवार के 8 ग्रहों में से 6 ग्रह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। अन्य 2 ग्रह जो अपने घूर्णन अक्षों पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं कौन से हैं? यानी जो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं उनमें से 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं अपने अक्ष पर, लेकिन जो 2 ग्रह हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो वह 2 ग्रह कौन से हैं ये आपको बताने हैं। पहला विकल्प है बुध यूरेनस, दूसरा है बुध नेपच्यून, तीसरा है शुक्र नेपच्यून और चौथा है शुक्र यूरेनस। तो इसमें आपका जो चौथा विकल्प है वह सही है। शुक्र और यूरेनस ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, यदि किसी व्यक्ति की लार में लार एमाइलेज की हीनता है तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होगी? पहला है वसाओं का वसा अम्लों में परिवर्तन, दूसरा है प्रोटीन का अमीनो अम्लों में परिवर्तन, तीसरा है स्टार्च का शर्कराओं में परिवर्तन और चौथा है विटामिनों का अवशोषण। तो लार में
स्टार्च एक पाचक एंजाइम है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की मुख गुहा में इसकी हीनता है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया उसमें बाधित होगी, ये पूछा गया है। तो स्टार्च का शर्कराओं में परिवर्तन, सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश के प्रकीर्णन की विधि देखी जा सकती है जब प्रकाश, पहला विकल्प है साबुन के बुलबुलों से गुजरता है, दूसरा है सीडी की सतह पर पड़ता है, तीसरा है वर्षा की बूंदों में गुजरता है और चौथा है चमकते कंचों पर फोकसित होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही जानना आवश्यक है। तो जिस घटना में सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है वह अपने 7 घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और किसी प्रकाश पुंज के रंगीन घटकों के झुकाव को उसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन की विधि किसमें देखी जा सकती है, ये पूछा गया है। तो साबुन के बुलबुलों से यदि प्रकाश गुजरता है तो उसमें देखी जा सकती है, वर्षा की बूंदों से गुजरता है और चमकते कंचों पर फोकसित होता है। तो पहला, तीसरा, चौथा इसमें सही है। तो सी विकल्प इसमें आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला लिखा है स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, दूसरा है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, तीसरा है स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम परंतु लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, और चौथा है सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक परंतु स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब घर्षण क्या होता है, सबसे पहले यही जानना आवश्यक है। तो ठोस सतह का वह गुण जो किसी अन्य ठोस वस्तु की सतह पर गति का विरोध करता है घर्षण कहलाता है। अब इसमें बताना है कौन कथन सही है। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प लिखा हुआ है सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक परंतु स्थैतिक घर्षण से कम होता है, तो यही विकल्प आपका सही है। तो जो सर्पी घर्षण होता है वह लोटनिक घर्षण से अधिक होता है लेकिन स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ये सही बात है और ये सही पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई छात्र क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस एक की वृद्धि करनी चाहिए। पहला है ध्वनि का आयाम, दूसरा विकल्प है ध्वनि की आवृत्ति, तीसरा है ध्वनि की चाल और चौथा है ध्वनि की तरंग दैर्घ्य। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करती है और ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में एक छात्र परिवर्तित करना चाहता है तो उसे किसमें वृद्धि करनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा ध्वनि का आयाम। यदि इसमें वृद्धि कर दी जाए तो जो क्षीण ध्वनि है वह प्रबल ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी। तो ध्वनि का आयाम क्या होता है, तो आयाम एक माध्यम के कणों के संपीड़न या विरलन का माप होता है जिसके माध्यम से ध्वनि गति करती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तीव्र होगी, तो उसे तीव्र ही करनी है ध्वनि को, तो इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आवृत्ति क्या होती है, और विकल्प लिखे हुए हैं। तो आवृत्ति जो है, आवृत्ति से तात्पर्य ध्वनि के कंपन की दर से है और ध्वनि का जो तारत्व है आवृत्ति के माप से तय होता है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के 4 संघटक हैं। पहला विकल्प है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, रिक्तिका। दूसरा है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। तीसरा है कोशिका झिल्ली, हरित लवक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और चौथा है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक, रिक्तिका। तो इसमें जंतु कोशिका के संघटक पूछे गए हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और रिक्तिका।
कोशिका क्या होता है ये भी जानना आवश्यक है। तो कोशिका जीवन की मौलिक और संगठनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। साथ में आपको ये भी याद रखना है। जंतु कोशिका के संगठक पूछे गए थे, तो इसलिए पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा हुआ है, ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है। दूसरा है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। तीसरा है, ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है। और चौथा है, ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षरित होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो ओजोन गैस के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। ओजोन एक गैस है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन का जो निर्माण है वह द्विपरमाणुक ऑक्सीजन से होता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉवसन इकाई में मापा जाता है, ये भी याद रखना है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसमें जो सही कथन है वह बताने हैं। तो इसमें जो पहला लिखा है वह सही है। ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है। इसके अलावा दूसरा लिखा है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। पहला और दूसरा इसमें सही है। ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है, ये भिन्न है क्योंकि यह द्विपरमाणुक ऑक्सीजन से बनती है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तो डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 पेट्रो रसायनों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद के समूह को निरूपित करता है। पहला है डीजल केरोसिन रेयन, दूसरा है पेट्रोल डीजल कास्टिक सोडा, तीसरा है स्नेहक तेल पॉलिस्टर बिटुमेन और चौथा है अपमार्जक स्नेहक तेल कोल तार। अब पेट्रो रसायन क्या होता है, तो पेट्रो रसायन पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के शोधन और प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त पदार्थ या रसायन है। अब इसमें जो उससे प्राप्त होते हैं उस समूह को बताना है। तो पेट्रो रसायन से प्राप्त होते हैं अपमार्जक स्नेहक तेल और कोल तार। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है। पहला विकल्प है अग्नाशय रस, दूसरा है पित्त रस, तीसरा है श्लेष्मा और चौथा है पाचक रस। तो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है श्लेष्मा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करके अपने प्रेक्षणों को इस प्रकार नोट करेगा। पहला है रेशेदार जड़ें तथा जालका रूपी शिराविन्यास, दूसरा है रेशेदार जड़ें तथा समांतर शिराविन्यास, तीसरा है मूसला जड़ें तथा समांतर शिराविन्यास और चौथा है मूसला जड़ें तथा जालका रूपी शिराविन्यास। तो जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। ये आपको डिटेल में पढ़ने के लिए NCERT में मिलेगा। घास के पौधे में रेशेदार जड़ें और समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जड़ें जो होती हैं पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका मृदा से अवशोषण करती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला है सोडियम तथा फास्फोरस दोनों को केरोसिन में संचित रखा जाता है, दूसरा है सोडियम तथा फास्फोरस दोनों को जल में रखा जाता है, तीसरा है सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को जल में रखा जाता है और चौथा है
सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को वायु में रखा जाता है। तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, ये आप लोगों को मैंने इसके पहले वाली भी वीडियो में बताया था। और फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्योंकि ये जो धातुएं होती हैं ये बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, वायु के संपर्क में आने पर ये आग पकड़ लेती हैं। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सोडियम को केरोसिन में और फास्फोरस को जल में। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, आर्द्र वायु में लंबे समय तक रखे जाने पर कॉपर के बर्तनों पर बाहरी पृष्ठ पर फीकी परत बन जाती है, यह हरा पदार्थ है। पहला विकल्प है कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर सल्फेट, तीसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट और चौथा है कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर ऑक्साइड। तो यदि लंबे समय तक कॉपर के बर्तनों को नमी में रखा जाए तो इनके बाहरी पृष्ठ पर फीकी हरी परत बन जाती है, जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनी होती है। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। यह क्यों होता है? क्योंकि जब कॉपर लंबे समय तक नमी में रखी रहती है तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वायु के जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, जिससे वस्तु की सतह पर मूल कार्बोनेट की हरी परत जम जाती है। तो ये परत कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनी होती है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में कुल 15 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।